डमफ्रीज को गेम से काटने के लिए बाल्डे का इंक्लूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लिख के ले लो ये इसमें, क्योंकि लेवांडोव्स्की बॉक्स में रहेगा, एक फोकल पॉइंट प्रोवाइड करेगा हम लोगों के लिए। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये वाला वीडियो किस मैच के बारे में होने वाला है। हाँ, ये वाला वीडियो होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान सेकेंड लेग के बारे में। तो मैंने जो फर्स्ट लेग हुआ था ना, 3-3 का ड्रॉ जिसमें बार्सिलोना ने हासिल किया था, जिसमें ऑलमोस्ट एक वेरी सक्सेसफुल रेमोंटाडा भी हम लोग मार दिए थे, क्योंकि 2-0 हम लोग डाउन चले गए थे, उसके बाद 2-2 करना, फिर 3-2 होना, उसके बाद 3-3 करना। तो मैंने मैच को फिर से एक बार देखा, ठीक है, ये समझने के लिए कि जो मेरा व्यू था रिव्यू वाले वीडियो में, क्या वो चेंज होता है कि नहीं होता है। और ये मैं बोल रहा हूं उन सारे टट्टों के लिए जो आगे कमेंट सेक्शन में अंड शंड बक के चले जाते हैं। भाई पहले तो ब्लाउग्राना का कलर ठीक कर ले सीक्वेंस में, उसके बाद ज्ञान पिलना। तो फिर से देखने के बाद ये तो रियलाइज में कर गया कि जो मैं अपने अनुभव से देखा और जो जितना मैंने समझा वो बिल्कुल सही था। और आज बिल्कुल उसी बारे में बात करेंगे कि किस किस एरिया में हम लोग को इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, कहाँ पे हम लोग को थोड़ा और कॉशियस रहना पड़ेगा, ताकि हम लोग सैन सिरो में एक बार फिर से अच्छा वाला गेम खेलने के बाद फाइनल के लिए रेडी हो पाए। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है शेजनी को लेके। शेजनी एक ऐसा कीपर है जिसको लेके मैं आई एम कंटेंट, ठीक है, मेरे को शेजनी से बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी बोल चुका हूँ कि ये टर स्टेगन से मेरे को अच्छा ही लगा है, और अच्छा है, इसमें कुछ नहीं है। एक एक मैच में अगर इधर उधर थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रेटिंग इधर उधर हो गया, तो उसके लिए उसको हम लोग स्लॉटर नहीं करेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलरली मेरे को शेजनी को लेके बात करना है, जो मैंने देखा है इस मैच पे, वो है कि शेजनी हाई क्लेम में बहुत पीछे रह गया इस मैच पे। और मैं स्टैट्स भी आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जन आ जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। क्योंकि जब आपके सामने इतने हाइट वाले प्लेयर्स है ना, डमफ्रीज, एशरवी, बस्तोनी, जो भी आ रहे हैं उन लोगों के डिफेंस लाइन से सेट पीसेस में, क्योंकि याद रखना दोस्तों, सेट पीस में हम लोग 2 गोल खाए, ओपन प्ले से तो उतना नहीं आया ना, सेट पीस में हम लोग 2 गोल कंसीड कर गए, और पहला गोल 30 सेकंड में खा गए, ठीक है। तो टर्न अराउंड बहुत कम था हम लोगों के लिए, है ना। तो सेट पीस में हम लोग को ऐसे गोल नहीं खाना है, डमफ्रीज के क्रॉस से हम लोग को ऐसे गोल नहीं खाना है। अगर इस पोजीशन में आप आके थोड़ा सक्सेसफुली पंच कर दोगे बॉल को, हाई क्लेम्स करोगे, ठीक है, बॉल आ रहा है ना, ऊपर से बॉल आ रहा है, आप आगे आ रहे हो अपने लाइन से और आके हाई क्लेम करके उस बॉल को जीत रहे हो, जो टर स्टेगन कभी नहीं करता, ठीक है, वो अपने लाइन में रूटेड रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि शेजनी भी फर्स्ट मैच में ना बहुत स्केप्टिकल था अपने लाइन को छोड़ के आगे आने में। देखो, शेजनी जैसा दानव है ना, सोरलोथ जैसा दानव शेजनी भी है, ठीक है, डॉबविक जैसा दानव है शेजनी। तो आप दानव का काउंटर अटैक दानव से ही करोगे। आप पेड्री को डमफ्रीज के सामने डाल दोगे तो फिर से गोल हो जाएगा। आप गावी को फॉर एग्जाम्पल डाल दोगे तो कैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा, है ना। तो आपको अगर दिख रहा है कि डमफ्रीज हेड मारने आ रहा है, या एशरवी आ रहा है, या बास्तोनी स्टॉर्म इन कर रहा है बॉक्स में, या बिसेक स्टॉर्म इन कर रहा है बॉक्स में, तो शेजनी को कमांडिंग पोजीशन में आके उस बॉल को पंच आउट करना पड़ेगा, या तो अगर एक क्रॉस आ रहा है तो हाई क्लेम करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, इधर बॉल को आके जैसे कॉर्नर से आ रहा है जहां पर भी आओ, क्योंकि एक एडवांटेज में आपको खेलना पड़ेगा भाई। आप गोल बॉक्स के अंदर ना गोलकीपर को टच नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते गोलकीपर को। अगर आप ऑपोजिशन टीम के प्लेयर हो तो आप अटैक कर रहे हो, आप गोलकीपर को वैसे टच करके हटा नहीं दे सकते, तो लो एडवांटेज क्राउडेड जगह पे आप खुद जाके भिड़ जाओ ना। आप जाके ऊपर बॉल पंच करने का कोशिश करो, कुछ नहीं होता तो गिर जाओ। अगर बॉल पंच करने की जगह वो लोग धक्का मुक्की मार के गिरा देता है तो गिर जाओ। इनिशियल गोल दे भी देगा तो वार चेक करके वो ओवर रूल हो जाएगा। तो शेजनी को नंबर ऑफ हाई क्लेम्स और एरियल पंचेस बहुत बढ़ाना पड़ेगा अगर इस मैच में हम लोग को पीछे से एक रेजोल्यूट डिफेंडिंग चाहिए तो, क्योंकि वही काउंटर कर सकता है फर्स्ट लाइन डिफेंस में सेट पीसेस के अगेंस्ट। तो ये था शेजनी का बात। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए जूल्स कुंडे अभी 3-4 हफ्ते के लिए आउट है, तो जूल्स कुंडे को लेके हम लोग आशावादी तो रह नहीं सकते इस मैच में, ठीक है। और जूल्स कुंडे का साइड में आ रहा है आपके पास एरिक गार्सिया।
अब देखो बहुत जन ये भी बोल सकते हैं कि एरिक गार्सिया के रोनाल्ड अराउहो को भी तो हम लोग खिला सकते हैं। एक बात समझना दोस्तों, रोनाल्ड अराउहो को आप खिला सकते हो, लेकिन रोनाल्ड अराउहो को अगर आप खिला रहे हो ना, तो आप बॉल प्लेइंग एबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जितना भी कड़वा लगे, लेकिन ये सच है। तो एरिक गार्सिया लेके मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन हिम, वो अच्छा प्रोग्रेस करता है बॉल लेके, वो बॉल पे बहुत ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड है। लामासिया का कैप्टन ऐसे ऐसे नहीं था वो, तो वो कर लेगा, ठीक है, तो उसको लेके टेंशन नहीं है। बाल्डी का रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, आप समझना बात को। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डम्फ्रीज का हीट मैप, और मैं रख रहा हूँ बाल्डी का हीट मैप। आप देखिए, डम्फ्रीज खेलता है एज अ राइट विंग बैक, है ना, और बाल्डे खेलता है एज अ लेफ्ट बैक, लेकिन जो काम करता है लेफ्ट विंग बैक का ही, लेकिन डम्फ्रीज से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे? क्योंकि उसके पास है एक्सप्लोसिव पेस, उसके पास है रिकवरी पेस, उसके पास है एरियल डुएल जीतने का क्षमता, उसके पास है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, ड्रिबल पास करने का क्षमता। उसको नहीं चाहिए कि सामने कोई आए हेल्प करे, जैसे जिराट मार्टिन को चाहिए होता है ना, कि सामने कोई आ जाए, उसको बॉल खेल दूं मैं, उसको उसके साथ एक बॉल पास खेलूं। उसको नहीं चाहिए बाल्डे को। बाल्डे खुद भाई, खुद वो और बॉल दोनों इनसेपरेबल है। वो बॉल लेके कुछ भी कर सकता है, अपने आप वो भागेगा ओपोनेंट के पास, ओपोनेंट बॉक्स के तरफ, विदाउट बीइंग इंटरसेप्टेड। और अगर इंटरसेप्ट कर रहे हो बाल्डे को, तो दैट विल रिजल्ट इन अ फाउल। तो बाल्डे इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाल्डे के ये वाला हीट मैप में आप बाल्डे का पोजीशनिंग देखिए, हर जगह है, वेरी डोमिनेटिंग इन द लेफ्ट साइड। और अगर बाल्डे पीछे है ना, तो डम्फ्रीज इतना इजीली ऊपर उठ नहीं पाएगा। जैसे हम लोग देखा डिमार्को, फिर मखेतारियन, फिर डिमार्को, मखेतारियन, बास्तोनी डबल डाउन ट्रिपल डाउन कर रहे थे ना, वैसे ही अगर रफीनिया और बाल्डे ऊपर चढ़ जाए, तो डम्फ्रीज उतना इजीली ऊपर नहीं आ पाएगा, और आपको लाइन काटना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का गेम ही बनता है दो विंग बैक से। तो अगर एक विंग में आप लमीन को डाल दिए और डिमार्को वहां पे व्यस्त हो गया, और एक विंग में अगर आप दो प्लेयर डाल दिए, तो इतना इजीली डम्फ्रीज नहीं ऑपरेट कर पाएगा, और वो है बहुत क्रूशियल। डम्फ्रीज को गेम से काटने के लिए बाल्डे का इंक्लूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लिख के ले लो ये, है ना। तो बाल्डे को हम लोगों को चाहिए, और बाल्डे को और एक रीजन के लिए चाहिए, शायद आप लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन रफीनिया का ओवरऑल पोटेंशियल अनलॉक होता है जब पिच में बाल्डे होता है, क्योंकि बाल्डे उसको विथ देता है। बाल्डे उसको बोलता है कोई बात नहीं भाई, तू अंदर रन बना, मैं बाहर से विथ प्रोवाइड करूंगा, मैं काउंटर अटैक करूंगा, मुझे बॉल डाल दे, मैं 2 3 4 प्लेयर को टेक ऑन करके निकलूंगा, तू सिर्फ मेरे आगे रही हो, मैं बॉल रिलीज कर दूंगा, तुम वहां से गोल मारना। ये है बाल्डे का इंपॉर्टेंस पूरे टीम में, और रफीनिया के इस वाले सीजन में, ठीक है। तो बाल्डे के बाद वापस आते हैं भाई डैनी ओल्मो के बारे में। डैनी ओल्मो एक ऐसा प्लेयर है ना, जो बहुत ही इंट्रिकेट है, ठीक है, वो उसे पता होता है कि बिटवीन द लाइंस कैसे खेलना होता है, लिंकअप कैसे करना होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि वो लोग 3 एट द बैक खेल रहे हैं, 5 मिडफील्ड लेके खेल रहे हैं। डैनी ओल्मो के पास जगह तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा उसको, वो थोड़ा बहुत ट्रिकरी कर लेगा वहां से, लेकिन डैनी ओल्मो के पास बॉक्स में एक कांस्टेंट प्रेजेंस नहीं रह रहा है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा। तो डैनी ओल्मो को इसीलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है, उसको और थोड़ा फ्रीली खेलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा भाई कहाँ क्या ऑप्शंस हैं, और उसको अगर चांस मिल रहा है तो वो फिनिश करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकेंड लेग में लेना पड़ेगा। अगर डैनी ओल्मो नहीं खेलता है, जो नहीं होगा, तो आप फर्मिन को डालिए, क्योंकि वो बॉक्स में आपको एक कांस्टेंट थ्रेट प्रेजेंस देगा, प्रेस करेगा डैनी ओल्मो से ज्यादा, और नॉन स्टॉप रन बनाए। तो डैनी ओल्मो को आप या तो पहला 45 मिनट्स खिलाओ, या तो नेक्स्ट 45 मिनट्स खिलाओ। अगर मेरे से पूछेंगे तो सैन सिरो में मैं डैनी ओल्मो को स्टार्ट करवाऊंगा, मैं देखूंगा कि 45 मिनट्स ये कैसे गेम को टेम्पो कंट्रोल कर रहा है। या तो पहले ही आप 45 मिनट्स में फर्मिन को दीजिए, क्योंकि हाई टेम्पो हाई प्रेस आपको रख, और इनिशियल 45 मिनट्स में अगर हम लोग गोल निकाल पाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों में से जो भी खेलेगा अच्छा खेलेगा, और मेरे को ये विश्वास है कि ये लोग काम कर देंगे। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो पॉइंट है लेवांडोस्की का वापस आना। अब देखिए, लेवांडोस्की एक ऐसा प्लेयर है जो इस साल गोल बहुत किया है, गोल मिस भी बहुत किया है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस है गोल्स का। कभी मत सोचना कि गोल कर रहा है तो क्या कर रहा है भाई, इसकी टीम के साथ गोल कर, उस टीम के साथ गोल कर, नहीं 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 नहीं। वो वैसे भी चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा खेलता है,
और स्टेक्स जब हाई होता है तब लेवांडोस्की जरूर शो अप करता है। तो लेवांडोस्की का होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेवांडोस्की का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवांडोस्की हमेशा बॉक्स में रहेगा। लेवांडोस्की नॉन स्टॉप बॉक्स में प्रेशर क्रिएट करेगा बैक थ्री के ऊपर, और बैक थ्री इतना इजीली बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेवांडोस्की रहेगा तो आप जो क्रॉस डाल रहे हो ना, जो इनिगो मार्टिनेज जब लेफ्ट बैक बन गया था तब जब क्रॉसेस डाल रहे थे, फिर आपका लमीन यमाल जो विपिंग क्रॉसेस डाल रहा था, ठीक है, फिर मिडफील्ड से जो पासेस आ रहे थे, उसका एक फोकल पॉइंट बन जाता है लेवांडोस्की, क्योंकि वो लंबा है, वो लंबा है। ठीक है, उसे पता है कि कैसे बॉडी शील्ड करके कहां पे रहना है, कहां से बॉल को स्निफ करना है और गोल में ढकेलना है। फेरान टोरेस बेहतरीन काम किया है जब भी उसको मौका मिला है, लेकिन फेरान टोरेस ओपन स्पेस में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। फेरान टोरेस का गेम तब बाहर आता है जब पीछे बहुत सारा जगह होता है, क्योंकि वो नॉनस्टॉप अपना पोजीशन इंटरचेंज करते रहता है, वो रन्स एंड बिहाइंड डालते रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर पीछे जगह ही नहीं है तो आप रन इन बिहाइंड कहां डालोगे एज अ स्ट्राइकर, एज अ नंबर 9? क्योंकि उन लोगों का आप देखे थे ना फर्स्ट लेग में भी, पूरा का पूरा 11 जन अपने अपने हाफ में टैंक पार्क कर दिया था। तो वहां पे आप कहां इतना कितना कितना दौड़ लोगे आप? तो इसीलिए अगर ओल्मो को खिला रहे हो ना, और अगर लेवांडोस्की फर्स्ट हाफ भी खेलने का लायक है या लास्ट 30 मिनट में खेलने का लायक है, तो उसे खिलाना पड़ेगा हम लोगों को ये हाई स्टेक मैच में, क्योंकि लेवांडोस्की बॉक्स में रहेगा, एक फोकल पॉइंट प्रोवाइड करेगा हम लोगों के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि सैन सीरो में टफ तो होने वाला है। सैन सीरो में वो हर एक चीज होगा जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 इंटर मिलान फैंस विल बी देयर। वो लोग चिल्लाएंगे, वो लोग टीफो लाएंगे, वो लोग माहौल को हॉस्टाइल बनाएंगे। लेकिन जैसे इंजागी ने बोला कि लमीन यमाल जैसे प्लेयर हर 50 साल में एक बार आता है, तो अगर वो वाला प्लेयर हम लोगों के पास है, और अगर बाल्डे लेवांडोस्की वापस आ जाता है और अपना बैकलाइन हम लोग थोड़ा बहुत सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि कुंडे नहीं है, 75% अगर हम लोग के पास बैकलाइन आ जाता है, अप फ्रंट सबसे लीथल फ्रंट थ्री यूरोप का आ जाता है, तो ये वाला मैच हम लोगों को जरूर सी थ्रू कर लेना चाहिए, और 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 चैंपियंस लीग फाइनल में बार्सिलोना का जगह फिक्स हो जाना चाहिए। और एज दे से फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और हम लोग आखिरी मिनट तक लड़ते रहेंगे, रिजल्ट जो भी हो शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करेंगे। और तब तक के लिए विस्का एल बारसा।